अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है और आप जैसे जानते हैं कि हम लोग ऑपरेटिव इंडस्ट्री के सीरीज़ ऑफ ऑनलाइन लेक्चर्स सेशन कर रहे हैं रोज़ के। कोशिश यही है कि 25 लेक्चर हमने पूरे करने हैं। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं, गेस्ट स्पीकर हैं, वो मेरे बड़े अच्छे सीनियर भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अभी ग्रेजुएट किए हैं। रिसेंटली ही हैज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम मार्गल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज़। और वो इसके अलावा फॉर्मर इंटर्न भी रह सके हैं टीएचयू तहसील हेडक्वार्टर्स में, और इस वक्त करंट एसोसिएट डेंटल सर्जन है एक प्राइवेट क्लिनिक में। उनका तारुफ और क्या कराऊँ, नाम है उनका, कहते हैं डॉक्टर तैयब ताहिर। और आज का जो टॉपिक है जिस पे वो लेक्चर देंगे उसका नाम है प्रोसीजरल एरर्स जो कि ड्यूरिंग एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट होते हैं। ओवर टू यू तैयब भाई। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंट्रोडक्शन तो खैर फ़ारूक भाई ने करा दिया है। तो पहली तो चीज़ ये है कि मैं ये प्रेजेंटेशन और लेक्चर वगैरह से इस सब से मैं भागता हूँ, तो इसलिए काइंडली इसको जज ना कीजिएगा। जैसा कैसा भी हो, मैं अपनी कोशिश पूरी करूँगा कि आपको जो है ना समझ आ जाए। बीच में कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं एनी टाइम। अच्छा, तो एंडो के जैसे बता रहे थे कि एंडो के जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर कर चुके हैं आप। तो जो ये टॉपिक है, ये प्रोसीजरल एरर्स है, मतलब ड्यूरिंग एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट आप क्या क्या एरर्स आपसे हो सकते हैं अनइंटेंशनली या ड्यू टू लैक ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। तो स्टार्ट करेंगे। जैसे आपको पता है कि एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट्स के 3-4 स्टेप्स हैं बेसिक्स। उसमें सबसे पहले एक्सेस ओपनिंग आती है आपकी, उसके बाद क्लीनिंग एंड शेपिंग है जिसमें आप इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं, आइदर वो हैंड फाइलिंग है या रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो भी है वट। और क्लीनिंग एंड शेपिंग के दौरान आपकी इरिगेशन के स्टेप्स हैं, और क्लीनिंग एंड शेपिंग के बाद आपका ऑब्चुरेशन, जिसमें आप जो कनाल आपने क्लीन कर ली हुई है, पल्प बिल्कुल आपने रिमूव कर दी हुई है, उसको आप ऑब्चुरेट करते हैं। तो ये 3-4 मेन इसकी हेडिंग्स हैं जो प्रोसीजर एरर्स आप कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सेस रिलेटेड है कि ड्यूरिंग एक्सेस ओपनिंग आप क्या क्या प्रोसीजरल एरर्स आपसे हो सकते हैं। तो ये आपके एक्सेस रिलेटेड मिस्टेक्स हैं कि एक्सेस ओपनिंग करते हुए आपसे क्या क्या प्रोसीजरल एरर्स हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कि आप किसी रॉन्ग टूथ को ट्रीट करना शुरू कर दें, उसमें एक्सेस कैविटी बना दें, या बाज़ टाइम ये होता है कि आप जो चैम्बर है वो प्रॉपरली ओपन नहीं कर पाते। चैम्बर ओपन प्रॉपर ना करने की वजह से आपकी लाइक मोलर टूथ है, मोलर में लोअर मोलर फॉर एग्जांपल, उसमें मे बी 3 कनाल्स हो सकती हैं, 4 कनाल्स हो सकती हैं। तो जैसे आपने एंडो में लेक्चर्स में कवर भी की होगी बात कि चैम्बर आपका प्रॉपरली ओपन होगा तो आप कनाल्स लोकेट कर सकते हैं। तो चैम्बर ओपन प्रॉपर ना होने की वजह से आप कनाल मिस कर सकते हैं कोई। उसके अलावा बाज़ टाइम ये होता है कि फ्लोर आप रूफ ऑफ द चैम्बर आप प्रॉपरली ओपन नहीं करते। और उसके अलावा कुछ लोग ये करते हैं कि केरीज और अनस्पॉटेड इनेमल को प्रॉपरली रिमूव नहीं करते। डैमेज टू एग्जिस्टिंग रेस्टोरेशन है, लाइक बाज़ टाइम कुछ टीथ कवर्ड होते हैं पोर्सलिन क्राउन से, या एडजेसेंट किसी टीथ पे अमेलगम कैविटी पड़ी हुई है, अमेलगम रेस्टोरेशन पड़ी हुई है, उसको आप एग्जिस्टिंग रेस्टोरेशन को डैमेज कर सकते हैं। एक्सेस कैविटी के दौरान, बनाने के दौरान आप परफोरेट कर सकते हैं, आइदर वो यूजुअली फ्लोर ऑफ द टूथ, उस पे आप परफोरेट करते हैं ड्यूरिंग एक्सेस ओपनिंग। बाकी क्राउन फ्रैक्चर्स तब होते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा टूथ स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया ड्यूरिंग एक्सेस ओपनिंग, तो जिसकी वजह से क्राउन फ्रैक्चर हो सकता है। ये कुछ कॉजेज़ हैं कि आप रॉन्ग टूथ की तरफ चले जाएंगे एक्सेस ओपनिंग के दौरान। उसमें सबसे पहला है मिस डायग्नोसिस। आपने ठीक से डायग्नोज नहीं किया कि कौन से दांत में एक्चुअली पेशेंट को मसला है, ठीक है। और बाज़ टाइम ये होता है कि रबर डैम एप्लीकेशन आपने की हुई होती है, उसकी वजह से
अनइंटेंशनली एक रॉन्ग टूथ को ट्रीट करते हैं। लाइक ज़्यादातर केसेस में होता है इंसाइजर्स के केस में कि आपने सेंट्रल को ट्रीट करना है तो रबर डैम एप्लीकेशन के बाद, क्योंकि बाकी तो जो एडजेसेंट टीथ है वो कवर्ड हो जाते हैं, तो इसलिए आप बजाय सेंट्रल की जगह लैटरल में एक्सेस ओपनिंग कर दी, लैटरल की जगह सेंट्रल में कर दी। तो ये कुछ कॉज हैं। एक तो ये आप रिकग्नाइज़ कैसे करेंगे? दो स्टेप्स में रिकग्नाइज़ कर सकते हैं। एक तो ये कि आपने पेशेंट अपने विजिट्स पे तो आ रहा है अपॉइंटमेंट्स पे, लेकिन वो कंटिन्यूसली कंप्लेन करेगा कि पेन है। क्यों? क्योंकि आपने एक रॉन्ग टूथ में एक्सेस कैविटी बनाई है, उसमें प्रोसीजर आपने स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन जो एक्चुअल कॉज है, जिस दांत में एक्चुअल में मसला है वो ट्रीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो बार बार पेन की कंप्लेन के साथ आएगा। दूसरी ये स्टेप है कि आप रबर डैम रिमूव करने के बाद आपको आइडिया होगा कि आपने एक रॉन्ग टूथ के अंदर एक्सेस ओपनिंग बना दी है। करेक्शन कैसे करेंगे कि आपने चूँकि एक गलत दांत में एक्सेस कैविटी बना दी है, इसलिए अब आपको एथिकली भी ये चाहिए कि आप जो दूसरा दांत है उसको भी ट्रीट करें, और जिसमें आपने गलती से एक्सेस ओपनिंग कर दिया उसको भी ट्रीटमेंट के एंड तक लेकर जाएं। प्रिवेंट कैसे करेंगे कि आप सबसे पहले तो करेक्ट डायग्नोसिस करें, और टूथ जिसको आपने ट्रीट करना है उसको मार्क कर लें, ताकि रबर डैम एप्लीकेशन के बाद आप किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन में ना हो कि कौन सा दांत आपने ट्रीट करना है। दूसरा, एक्सेस ओपनिंग के दौरान जो प्रोसीजर एरर आता है वो ये है कि बाज़ लोग बस डायरेक्टली चैम्बर ओपन करके फाइलिंग स्टार्ट कर देते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग एंड शेपिंग के लिए, और उससे पहले वो केरीज़ को रिमूव नहीं करते। केरीज़ रिमूव नहीं करते, जितना अनस्पॉटेड टूथ स्ट्रक्चर है, जैसे अनस्पॉटेड एनामल है, वो रिमूव नहीं करते, जिसकी वजह से आगे आपकी रूट कैनाल्स उनकी कंटेमिनेशन हो सकती है। और आप अगर एक सेकेंड, फ़ारूक भाई कह रहे हैं आवाज़ लैग हो रही है। अच्छा, तो ड्यूरिंग एक्सेस कैविटी ये सिर्फ ये रोल नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि आपने बस एक्सेस ओपनिंग फ़ौरन से करनी है और आपने कैनाल्स लोकेट करके आपने फाइलिंग स्टार्ट कर देनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले जो मेजर रूल ये है कि आप सबसे पहले एक्सेस ओपनिंग करने से भी पहले आप जितनी भी अनस्पॉटेड एनामल है और केरीज़ हैं, सॉफ्ट केरीज़ हैं, वो आप रिमूव करें। सॉफ्ट केरीज़ और हार्ड केरीज़ की ज़्यादा उस तरफ मैं नहीं जाऊँगा, उसमें आपको डिफरेंस पता ही होगा कि आपने सॉफ्ट केरीज़ मस्ट रिमूव करनी है। सॉफ्ट केरीज़ ना रिमूव करने का एंड पे कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि आपने टोटल एंडो ट्रीटमेंट कर दी है, आपने ऑब्चुरेशन कर दिया है, फिलिंग कर दी है, उसके बाद आप क्राउन की तरफ चले गए हैं, तो वो जो सॉफ्ट केरीज है उसमें एनारोबिक एरोबिक बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। एरोबिक तो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उधर, लेकिन जो एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं उनको एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा जो आपके एंडो ट्रीटेड टूथ को फेलियर की तरफ लेकर चली जाएगी। तो इसलिए मस्ट पहले आपने सारी केरीज रिमूव करनी है, अनस्पॉटेड एनामल रिमूव करना है, और उसके बाद आप एक्सेस ओपनिंग की तरफ जाएं और क्लीनिंग एंड शेपिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आप स्लाइड में पढ़ भी रहे हैं कि आपने केरीज इसको प्रिवेंट कैसे करना है, केरीज रिमूव करनी है, अनस्पॉटेड टूथ स्ट्रक्चर रिमूव करना है। करेक्शन ये है कि अकॉर्डिंग टू केस समटाइम्स रीट्रीटमेंट में भी, जैसे मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया सर्वाइव करेंगे और आपकी कैनाल्स को कॉन्टेमिनेट करेंगे। ये एक और कॉज है जो आपको बताई थी मैंने, एक्सेस ओपनिंग के दौरान डैमेज टू एग्जिस्टिंग रेस्टोरेशन। बाज़ टाइम एंडो ट्रीटमेंट किसी भी टूथ की नहीं हुई भी होती, और वो उसके ऊपर क्राउन किया गया होता है, तो
कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि क्राउन रिमूव करके उसके बाद एंडो ट्रीटमेंट करें, लेकिन बाज़ लोग अटैम्प्ट देना चाहते हैं कि वो क्राउन भी सेफ रहे और एंडो ट्रीटमेंट भी हो जाए। इसलिए पोर्सलिन बाउंडेड क्राउन में आप एक्सेस कैविटी बनाने की कोशिश करेंगे तो बाज़ टाइम ये होता है कि पोर्सलिन उस पर से चिप ऑफ हो जाती है, जो कि लेटर ऑन आप कंपोजिट वगैरह से रेस्टोर कर सकते हैं। एक्सेस कैविटी बनाने के दौरान परफोरेशंस के चांसेस ना दो जगह परफोरेशंस हो सकती हैं। मोलर्स के केस में फ्लोर ऑफ द चैम्बर पे, और किसी भी टूथ के केस में ये हो सकता है कि आप साइड ऑफ द क्राउन में परफोरेट कर दें। रिकग्नाइज आप कैसे करेंगे कि जैसे परफोरेशन होती है तो first sign of accidental perforation will often be the presence of leakage, either saliva into the cavity or irrigating solution in the mouth। जैसे अभी एक्सरे में देख भी सकते हैं कि इस जगह पे कॉर्नर ऑफ द क्राउन पे परफोरेशन हुई हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आप जब भी कोई इरिगेटिंग सोल्यूशन क्लीनिंग एंड शेपिंग के दौरान में इंट्रोड्यूस करेंगे कैविटी में, तो वो यहाँ से सीप आउट करेगा इनटू द माउथ, और आपका जो सलाइवा है वो कैविटी में सीप इन करेगा। तो ये इसको रिकग्नाइज करने का तरीका है। इस एक इसका साइन ये भी है कि आपको इमीडिएटली पता लग जाता है कि परफोरेशन आपसे हो गई है, कि कैविटी जब तक आप काम कर रहे थे परफोरेशन से पहले तक तो कैविटी बिल्कुल क्लीन होगी, ड्राई होगी, सब होगा। लेकिन जैसे ही परफोरेशन होती है तो कैविटी में ब्लीडिंग, आपको फ्रेश ब्लड की अपीयरेंस होगी। तो वो भी क्लिनिकल साइन है कि आप परफोरेट करके पेडियल स्पेस में एंटर कर चुके हैं। करेक्ट कैसे करना है कि आपने सबसे पहले तो ये देखना है एक्सरे के थ्रू, एक आप फाइल पास करें जिधर आपको लग रहा है कि परफोरेट हो गया है, फाइल पास करके एक्सरे ले लें। एक्सरे में आपको नज़र आ जाएगा कि आइदर परफोरेशन वो एल्वियोलर क्रस्ट के लेवल से अबव है या बिलो है, ठीक। और अगर तो एल्वियोलर क्रस्ट लेवल के ऊपर है परफोरेशन आपके क्राउन में, तो उसको आप सिंपली ये कर सकते हैं कि विदाउट एनी सर्जिकल इंटरवेंशन आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। आपने सिंपली ये करना है कि आप डैम्प कॉटन उस पर प्लेस करें, प्रोसीजर स्टॉप करें, डैम्प कॉटन उस पर प्लेस करके थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दें। उसके बाद देखें जैसे ही कैविटी में आपको ड्राइनेस होती है कि कैविटी अब बिल्कुल ड्राई हो गई है, कोई ब्लीडिंग का साइन नहीं है, तो वहाँ पे आप कोई भी बायोकम्पैटिबल मटेरियल्स, आपको पता है कि अमेलगम, MTA, उसके अलावा GIC, इस तरह की आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पेस्ट, सुपर EBA, तो ये आप प्लेस कर सकते हैं उस जगह पे परफोरेशन को क्लोज करने के लिए। यूजुअली आजकल MTA एक बेटर और बेस्ट ऑप्शन कंसिडर किया जाता है परफोरेशंस को क्लोज करने के लिए, क्योंकि MTA की खासियत ये है कि ये मॉइस्चर कंट्रोल मैटर नहीं करता इसकी सेटिंग के लिए। MTA मॉइस्चर की प्रेजेंस में ज़्यादा अच्छा सेट होता है, जस्ट लाइक एक सिंपल सीमेंट कह लें, मतलब जो बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन में जैसे सीमेंट यूज़ करते हैं, वो उसको जितना आप मॉइस्चराइज करेंगे वो उतना ज़्यादा हार्ड होगा। तो MTA की एग्जांपल बिल्कुल उसके साथ है। अच्छा, तो एक्सेस कैविटी में जो परफोरेशंस होती हैं उसको ट्रीट करके आगे टूथ के ओवरऑल ट्रीटमेंट का प्रोग्नोसिस डिपेंड करेगा कि आपकी परफोरेशन किस लोकेशन पे है और कितना टाइम के लिए वो परफोरेशन ओपन रही है, और इसके अलावा कि आपने कितने अच्छे से उस परफोरेशन को सील किया। ऐसे आपको पता है कि मटेरियल्स हैं मुख्तलिफ, MTA एक बेस्ट ऑप्शन कंसिडर किया जाता है परफोरेशन को क्लोज करने के लिए। तो दूसरा ये जो लिखा हुआ है ना इसमें भी कि टाइम द परफोरेशन इज़ ओपन टू, तो बाज़ टाइम ये होता है कि आपको परफोरेशन आप रिकग्नाइज नहीं कर पाते और आप कॉन्टीन्यूसली फाइलिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से पेडियल टिश्यू डैमेज हो जाता है। तो वो ओवरऑल टूथ प्रोग्नोसिस पे उसका इफेक्ट होता है कि पेडियल डैमेज हो गया तो टूथ मोबिलिटी एंड ऑल दैट।
प्रिवेंट कैसे करेंगे आप परफोरेशंस को एक्सेस कैविटी बनाते हुए? वो ये है कि आपको आपने एंडो के लेक्चर्स में सबसे पहला टॉपिक जो एक्सेस ओपनिंग का पढ़ा होगा, उसमें एक प्रॉपर कुछ रूल्स हैं एक्सेस कैविटी बनाने के, तो आप उनको फॉलो करें सिंपली, तो आपके चांसेस काफ़ी सारे कम हो जाते हैं परफोरेशन करने के। और एक बात ये कि प्री ऑपरेटिव एक्सरे लाजमी करवाया जाए। बाज़ टाइम ये होता है कि आपको क्लास 1 कैविटी लगती है, लेकिन फ्लोर ऑफ द टूथ या कॉर्नर ऑफ द क्राउन पे कहीं ना कहीं केरीज प्रेजेंट होती हैं जो आपको इंट्राऑरली नज़र नहीं आएंगी, इसलिए उस चीज़ में आपको प्री ऑपरेटिव एक्सरे हमेशा हेल्प आउट करेगा। क्राउन फ्रैक्चर, एक्सेस ओपनिंग करते हुए जो एक और कॉन्सिक्वेंस हो सकता है वो क्राउन फ्रैक्चर है। उसके डिफरेंट कॉजेज़ हैं, या तो कोई प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक, और प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन है उसका भी फिर डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पे है। अगर तो वो फ्लोर ऑफ द टूथ पे है, लाइक फर्केशन के पास है, और आपको लगता है कि, एंड ये टोटली क्लिनिकल बेस्ड है कि इन्फेक्शन का लेवल डिटरमिन करना, और टूथ प्रोग्नोसिस उस पे डिपेंड करता है कि आप क्लिनिकली उसको कितना अच्छा जज कर सकते हैं। विद एक्सपीरियंस ये चीज़ आती है। मैं ज़्यादा वो तो नहीं करूँगा, बुकिश नॉलेज और क्लिनिकल वर्क में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है इस लेवल पे। तो इन्फेक्शन का लेवल है अगर, तो वो फर्केशन या फ्लोर ऑफ द टूथ पे तक इन्फेक्शन प्रेजेंट है, तो उसका जो प्रोग्नोसिस है एट द एंड ऑफ एंडो ट्रीटमेंट वो पुअर प्रोग्नोसिस होगा। कोई अच्छा आपको रिज़ल्ट नहीं आएगा एंडो ट्रीटमेंट के बाद। और स्टिल अगर इन्फेक्शन आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि इन्फेक्शन फ्लोर या फर्केशन के लेवल से अबव है, लाइक कोई बक्कल वॉल इन्फाक्ट हुई हुई है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उस पर मोलर बैंड अप्लाई कर सकते हैं, ताकि ड्यूरिंग आपका प्रोसीजर दांत एक जगह पे रहे, अपनी इन्फेक्शन लेवल इंक्रीज़ ना करे। जैसे इसमें भी लिखा हुआ है कि आप टेम्परेरी क्राउन्स की भी हेल्प ले सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए कि इन्फेक्शन लेवल जो है वो इंक्रीज़ ना करे फर्दर। दूसरा स्टेप है एंडो ट्रीटमेंट का, इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन क्लीनिंग एंड शेपिंग जब आप केनाल की करते हैं, उस दौरान जो एरर्स हो सकते हैं वो इस के अंडर आएंगे सारे। इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड मिस्टेक्स ये हैं कि आप ड्यूरिंग केनाल प्रेप लेज फॉर्मेशन हो सकती है, केनाल ब्लॉकेज, समटाइम्स केनाल सेक्युलरोज हुई होती है टर्शरी डेंटिन की फॉर्मेशन की वजह से, और परफोरेशंस के फिर फर्दर लेवल है रूट कनाल में। एक परफोरेशन कोरोनल लेवल पे है, जैसे वो आपको बताया कि एक्सेस कैविटी के दौरान आप परफोरेट कर सकते हैं। एक लेवल है आपकी क्लीनिंग एंड शेपिंग के दौरान रूट कनाल में। तो फिर रूट कनाल की जो परफोरेशन है उनके लेवल हैं, एक सर्वाइकल लेवल, मिड रोड, एपिकल, ये 3 लेवल्स हैं। इन 3 लेवल्स पे परफोरेट हो सकती हैं। यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स सर्वाइकल और एपिकल परफोरेशंस कॉमन होती हैं, मिड रूट परफोरेशंस इतनी कॉमन नहीं है। उसके अलावा ये है कि आप का कोई इंस्ट्रूमेंट ब्रेक कर सकता है रूट कनाल में, बहुत पुरानी कोई फाइल्स यूज़ कर रहे हैं, या बस पुरानी फाइल्स यूज़ करने से ही ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट ब्रेक करता है केनाल्स में। लेज फॉर्मेशन ये है, लेज जो लेज है बेसिकली उसकी डेफिनेशन ये है कि आप जो केनाल का यूजली पेटेंट पाथवे है, जैसे ये केनाल है, बट आउटसाइड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द केनाल, मतलब इंस्ट्रूमेंट को बेसिकली जाना इस डायरेक्शन में, केनाल की डायरेक्शन में चाहिए, लेकिन वो आउटसाइड इस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन इंस्ट्रूमेंट की होगी। ये जो है ये फॉर्मेशन, ये लेज फॉर्मेशन है।
ये बेसिकली तब होता है जब आप कर्व्ड कैनाल्स में स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो जिधर कर्व्ड कैनाल हैं, क्योंकि बेसिकली स्टेनलेस स्टील की जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइल्स हैं, उनके केस में ये होता है कि आप लेज फॉर्मेशन होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स होती है कर्व्ड कैनाल के केस में। तो इसको एक तो प्रिवेंट करने का तरीका ये है कि आप नाइटा फाइल यूज़ करें, जो मतलब फाइल्स कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल हों, वो आप कर्व्ड कैनाल्स में यूज़ करें। रिकग्नाइज कैसे करेंगे, डॉक्टर लुबना लेक्चर में बताती थी कि आपको जस्ट लाइक ऐसे इनके उनके प्रॉपर वर्ड्स हुआ करते थे कि आपका इंस्ट्रूमेंट ऐसे लगेगा जैसे टक टक आवाज़ आएगी। ये डॉक्टर लुबना के लफ्ज़ होते थे लेक्चर में। तो बेसिकली आपको एक जो पेटेंट कैनाल में ये टोटली क्लिनिकल बेस्ड है। फाइल टेक्टाइल सेंसेशंस आपको बता देती हैं कि आप लेज फॉर्मेशन कर चुके हैं। बाज़ टाइम आपको इस तरह भी पता लग जाता है कि आपकी वर्किंग लेंथ रिड्यूस हो जाती है प्रोसीजर के दौरान। मतलब आपने जो 8, 10 या 15 नंबर की फ़ाइल तक आपने जो वर्किंग लेंथ डिटरमिन की हुई है, वो आपकी फॉर एग्जांपल 21 थी, तो वो लेज फॉर्मेशन के बाद जब आप फाइल इंसर्ट कर रहे हैं तो वो 18 रह गई है, 17 रह गई है। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक्सरे करें और उसको चेक कर लें फाइल इंसर्ट करके कि लेज फॉर्मेशन, आपको पता लग जाएगा कि किस एरिया में लेज फॉर्मेशन हुई है। कॉजेज जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट आप कर्व कैनाल में यूज़ कर रहे हैं, या आपकी इरिगेशन अच्छी नहीं है जिसकी वजह से डेब्री पैक हुआ हुआ है एपिकल पोर्शन में कैनाल के, उस वजह से, या आप रैपिड एडवांसमेंट फाइल साइज और स्किपिंग, मतलब 15 to 20 जाने के बजाय 15 के बाद 25 नंबर की फ़ाइल यूज़ कर रहे हैं या 30 की यूज़ कर रहे हैं। रिकग्नाइज आपको बताया कि नॉर्मल टेक्टाइल सेंसेशन लॉस हो जाएगी, इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट रीच टू द फुल वर्किंग लेंथ। रेडियोग्राफ में आपको नज़र आ जाएगा लेज फॉर्मेशन। करेक्शन ये है कि आप लाइक 30 की फ़ाइल यूज़ करते हुए आपको फील हुआ कि लेज फॉर्मेशन हो गई है, तो आप ये या तो एक तो नंबर ऑफ़ फाइल्स रिड्यूस कर दें, मतलब 25 या 20 पे चले जाएं, और ट्राई करें। रेडियोग्राफ में आपको नज़र आ जाएगा कि आपकी किस डायरेक्शन में लेज फॉर्मेशन हुई है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में प्री कर्व कर लें कैनाल को। और एक बार अगर वो बाईपास होती है तो फिर आप फाइल को द सर्कमफ्रेंशियल फाइलिंग करके आप उस एरिया को प्रिपेयर करें, कैनाल के बाईपास्ड एरिया को। इस स्लाइड में भी लिखा हुआ है जैसे कि आप स्मॉल नंबर की फ़ाइल यूज़ करें, स्मॉल बैंड इंस्ट्रूमेंट को आप स्मॉल बैंड दे दें उस एरिया से अपोजिट डायरेक्शन में, लेज के अपोजिट डायरेक्शन में, और उस एक बार वो बाईपास हो जाए एरिया तो आपने सर्कमफ्रेंशियल फाइलिंग करनी है। आपने टू एंड फ्रो मोशन में उसको फाइलिंग नहीं करना उस एरिया को, बिकॉज वो बाईपास हुई हुई फाइल दोबारा से फिर लेज की तरफ आ जाएगी। या अगर टू एंड फ्रो आप मोशन करते भी हैं तो अल्ट्रा शॉर्ट पुश एंड पुल मूवमेंट या टू एंड फ्रो मूवमेंट करेंगे। एक और एरर जो इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड है वो ये कि सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, जैसे शुरू में मैंने बताया था कि इंस्ट्रूमेंट ब्रेकेज कॉमन है, तो वो इम्प्रॉपर ओवर यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो होता है यूजुअली। हाँ, तो इसमें बेसिकली स्लाइड में ये लिखा हुआ है कि एक बार आपको बाज़ टाइम क्लिनिशियन को आइडिया भी नहीं होता कि इंस्ट्रूमेंट ब्रेक कर गया कैनाल में। तो उसका एक तो आपको जैसे आपको बताया कि टेक्टाइल सेंसेशन लॉस हो जाएगी, इंस्ट्रूमेंट ब्रेक करे तब भी आपकी टेक्टाइल सेंसेशन लॉस होगी और आप वर्किंग लेंथ तक पहुंच नहीं पाएंगे। उसका भी बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक्सरे करें और चेक करें किस लेवल पे इंस्ट्रूमेंट ब्रेक किया है, और वो चेक करने के बाद आपने पेशेंट को रखना है फॉलो अप पे विदाउट ऑब्चुरेशन, के ऑब्चुरेट ना करें। आप उसका लेवल डिटरमिन करें, इंस्ट्रूमेंट किस लेवल पे ब्रेक हुआ है, सर्वाइकल लेवल है, मिड रूट है या एपिकल है, और
लेवल डिटरमिन करने से ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि वो एरिया ये जिधर इंस्ट्रूमेंट ब्रेक किया वो या उसके आगे फर्दर मतलब एपिकल पोर्शन केनाल का वो प्रिपेयर हो चुका है या नहीं हो चुका, क्लीन हो चुका है या नहीं हो चुका, मतलब पल्प वहाँ से रिमूव हो चुकी है या नहीं। तो वो आपको क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स पे नज़र आ जाएगा। अगर पेशेंट को साइन सिम्टम्स आते हैं कोई तो वो साइन है कि आपकी क्लीनिंग इंस्ट्रूमेंट ब्रेकेज के एरिया से फर्दर आगे नहीं हुई हुई। तो उसका फिर आगे ट्रीटमेंट ये है कि अल्ट्रासोनिक जस्ट लाइक जैसे पेरियो में टूल यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक स्केलिंग के लिए, उन्हीं के आगे टिप्स आती हैं अल्ट्रासोनिक टिप्स, वो यूज़ करते हैं हम केनाल में। और इंस्ट्रूमेंट ब्रेकेज जिस जगह हुई है इंस्ट्रूमेंट के गिर्द टनलिंग करते हैं इस अल्ट्रासोनिक टिप से और उस अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस के थ्रू हम ट्राई करते हैं कि रिट्रीव कर लें आपका जो ब्रोकन इंस्ट्रूमेंट है वो। दूसरा तरीका ये है कि ट्राई करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को बाईपास करने से करके आप जो आगे फर्दर एपिकल एरिया है वो क्लीन करने की। उसका तरीका ये है कि आपका अगर फॉर एग्जांपल 25 नंबर की फ़ाइल ब्रेक हुई है आपकी अगर 25 नंबर की फ़ाइल ब्रेक हुई है तो आप 20 वाली फ़ाइल यूज़ करेंगे और अटेम्प्ट देंगे कि आप उस इंस्ट्रूमेंट को बाईपास करके एपिकल एरिया तक वर्किंग लेंथ तक आप अप्रोच करें और वो एरिया आप बिल्कुल क्लीन कर दें। क्लीनिंग से मुराद हमें जिधर भी क्लीनिंग है वो ये है कि आप डेब्री और पल्प को उधर से रिमूव करें। ठीक। एक बार अगर बाईपास हो जाता है, क्लीन हो जाता है केनाल, तो आप फर्दर आगे केनाल फिलिंग के प्रोसीजर की तरफ जा सकते हैं। उसका ये होगा कि आपका जो वो ब्रोकन इंस्ट्रूमेंट है वो फिलिंग का ही पार्ट बन जाता है। ये अप्रोचेज़ हैं फॉर ब्रोकन इंस्ट्रूमेंट जो आपका सर्वाइकल या मिड रूट पोर्शन में ब्रेक किया हो। अगर एपिक्स क्रॉस किया है उस ब्रोकन पोर्शन ने, ब्रोकन इंस्ट्रूमेंट ने, तो एक दो अटैम्प्ट्स देते हैं उसको नॉन सर्जिकली रिमूव करने की, जैसे बताया कि अल्ट्रासोनिक टिप्स या बाईपास करने से। लेकिन अगर नहीं होता और फिर क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स चेक करेंगे कि क्लिनिकल कोई पेशेंट को साइन सिम्टम्स तो नहीं है पेन या किसी इन्फेक्शन के। अगर तो नहीं हो तो आप उसको फिल कर देते हैं। लेकिन अगर एपिक्स क्रॉस कर रहा है तो फिर एपिकल सर्जरी, करेक्टिव सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें फ्लैप रेस करेंगे, थोड़ी सी एपिकल एरिया से बोन में विंडो बनाएंगे और उधर से इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिमूव करेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड ही है। रूट परफोरेशन ये आपको बताया था कि 3 लेवल्स पे होती है, सर्वाइकल, मिड रूट या एपिकल। जैसे आपको बताया था शुरू में इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड में ही कि आप लेज फॉर्मेशन की तरफ जा सकते हैं कर्व केनाल्स में स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने से, या उसकी कॉजेज़ भी जैसे बताई थी। तो लेज ये है कि आप पेटेंट केनाल से बाहर निकल गए हैं आपका इंस्ट्रूमेंट, उसी को अगर आप परसिस्ट करते रहते हैं, आप रिकॉग्नाइज नहीं करते कि लेजिंग हो गई है, तो वो लीड करता है रूट परफोरेशन की तरफ। केनाल स्ट्रिपिंग, एक सेकंड में आपको ये जो स्ट्रिपिंग है इसकी एक स्लाइड दिखा देता हूँ, अगर यहाँ से नज़र आती है तो। जी ये है, ये स्ट्रिपिंग या जिपिंग ये एक ही चीज़ है कि इसमें ये एक एग्जांपल है। जैसे आप एक कर्व्ड केनाल में जो केनाल की आउटसाइड वॉल है वो
कर देते हैं प्रिपेयर। कॉज उसकी भी वही है, स्ट्रिपिंग की, इनफ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना। Over preparation of outer wall of apical curvature of canal with inflexible instrument will cause zipping। ये देखें, जैसे ये बजाय इंस्ट्रूमेंट इस तरफ कर्व करे पेटेंट कैनाल में, ये इसकी आउटसाइड वॉल प्रिपेयर कर गया। जैसे ये है कि ये वॉल इसकी ऐसे आती है पेटेंट कैनाल की, लेकिन इंस्ट्रूमेंट उसका बाहर की तरफ जा रहा, तो ये जिपिंग है, स्ट्रिपिंग, जिपिंग जो भी कह लें इसको। ट्रीटमेंट ये है कि आप वो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स यूज़ होती हैं एंडो में, शायद आपने अभी तक पढ़ ली हो। थर्मोप्लास्टिसाइड जीपी टेक्निक्स प्रेफर्ड अलॉन्ग विद सर्जिकल अप्रोच कैन बी कंसिडर्ड। जी, तो ये जैसे आपको स्ट्रिपिंग का बताया कि कर्व कैनाल में आउटसाइड वॉल कैनाल की वो प्रिपेयर करता हुआ इंस्ट्रूमेंट आपका आगे फॉरवर्ड प्रोग्रेस करता है। और एक जो एपिकल परफोरेशन है वो ये है कि आप यूजुअली एपेक्स क्रॉस कर जाते हैं, वर्किंग लेंथ आपने ठीक से डिटरमिन नहीं की, आपका इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा लॉन्ग है, उसकी वजह से आप एपिकल परफोरेशन करते हैं। सर्वाइकल परफोरेशन यूजुअली सर्वाइकल परफोरेशन या तो एक्सेस कैविटी के बाद यूजुअली जो रोटरी इंस्ट्रूमेंटेशन हम करते हैं उसमें हम स्टार्ट में कैनाल ऑरिफिसेस जो ओपनर्स हैं वो यूज़ करते हैं, तो उसके दौरान होती है। या समटाइम्स आप कैनाल ऑरिफिसेस को वाइड करने के लिए गेट ग्लिडेंस यूज़ करते हैं जो बर्ड्स, तो उसके दौरान सर्वाइकल परफोरेशन हो जाती है। हैंड फाइल से यूजुअली चांसेस बहुत कम है सर्वाइकल परफोरेशंस के। ये कॉजेज आगे ये वही लिखी हुई हैं जो आपको बताई हैं। रिकग्नाइज, जैसे आपको बताया था कि परफोरेशन की मेन जो रिकग्नाइज ऐसे ही होती है, किसी भी लेवल पे परफोरेशन हो, परफोरेशन का मतलब ही ये है कि आप दांत से बाहर पीडियल स्पेस में आए हैं, तो पीडियल स्पेस में ओपन हो जाने की वजह से दांत की टूथ कैविटी है उसमें ब्लड की अपीयरेंस, ये आपको पिन पॉइंट रिकग्नाइज करने में हेल्प आउट करती है कि आपने परफोरेशन कर दी है। करेक्ट कैसे करेंगे, जैसे आपको एक्सेस कैविटी की परफोरेशंस को करेक्ट करने का मेथड बताया गया था कि मुख्तलिफ मटीरियल्स हैं, बेस्ट ऑप्शन उसमें MTA है। MTA का एक और बेनिफिट भी है कि MTA का सेटिंग टाइम कम है कंपैरेटिव टू GIC यूजुअली एक तो मॉइस्चर कंट्रोल ठीक ठाक परफेक्ट किस्म का मांगता है GIC। सेकेंडली GIC का जो सेटिंग टाइम है वो 24 आवर्स है, जबकि MTA मॉइस्चर कंट्रोल इतना डिमांड नहीं करता और उसका सेटिंग टाइम 3 आवर्स और मोर देन 3 आवर्स। मिड रूट परफोरेशन, जैसे आपको बताया कि लेज को आप परसिस्टिंग इंस्ट्रूमेंटेशन जब भी आप करेंगे लेज फॉर्मेशन के बाद, तो वो लीड करेगी परफोरेशन की तरफ, वो चाहे यूजुअली कर्व कैनाल्स में मिड रूट के पोर्शन में होती है। रिकग्नाइज कैसे करेंगे, वही कि कैनाल में आपकी ब्लड की अपीयरेंस होगी और क्लोज उसको MTA से कर देना है। एपिकल परफोरेशन यही है कि आप वर्किंग लेंथ से ठीक से आपने डिटरमिन नहीं की, ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन वर्किंग लेंथ डिटरमिन बास टाइम आप अच्छी करते हैं, बट आप ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन इतनी करते हैं कि वो एपेक्स क्रॉस कर लेती है, आपका जो एपिकल स्टॉप है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। डिटेक्शन जो एपिकल परफोरेशन की है वो है, आप पेपर पॉइंट लेंगे, पेपर पॉइंट आप कैनाल में इंसर्ट करेंगे तो उसके एंड पे आपको ब्लड की अपीयरेंस शो होगी। दूसरा ये है कि आप पेशेंट
कि आप कैनाल्स क्लीन कर चुके हैं, पेशेंट बिल्कुल पेन फ्री है। जैसे ही आप एपेक्स क्रॉस करते हैं या किसी भी कोई भी परफोरेशन करते हैं, आपका इंस्ट्रूमेंट उस परफोरेशन को क्रॉस करेगा तो पेशेंट पेन की कंप्लेन करेगा, जबकि पेशेंट की पल्प टोटली आप रिमूव कर चुके हैं। ये एक मेजर साइन है कि आप को आइडिया हो जाता है कि आप परफोरेट कर चुके हैं, चाहे वो किसी भी लेवल की परफोरेशन है। जैसे ही परफोरेशन से इंस्ट्रूमेंट आपका पीडियल स्पेस में एंटर होता है, पेशेंट को पेन होगा। बाकी तो साइंस वही है कि टेक्टाइल सेंसेशन लॉस होगी, हेमरेज, ब्लड अपीयरेंस होगी, और रेडियोग्राफ की भी आप हेल्प ले सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करके आप रेडियोग्राफ करा लें, आपको वो भी पता लग जाएगा कि किस लेवल पर परफोरेशन है। और अवर इंस्ट्रूमेंटेशन से, जैसे एपिकल लेवल पे परफोरेशन है, अवर इंस्ट्रूमेंटेशन से होती है। यूजुअली वर्किंग लेंथ ठीक से डिटरमिन नहीं की हो तो होती है। तो उसका यूजुअली मेथड ये है कि आप सिंपल इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करें कैनाल में और उसका एक रेडियोग्राफ ले लें और डिटरमिन कर लें कि वो इंस्ट्रूमेंट किस एक्सटेंट तक कैनाल में गया, मतलब उसकी एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी आप लेंथ डिटरमिन कर लें। लेंथ डिटरमिन करने से ही होगा, फॉर एग्जांपल अगर 25 mm तक वो इंस्ट्रूमेंट आपका आपने डिटरमिन किया कि 25 mm लेंथ पे ये एपेक्स क्रॉस कर चुका है, तो आप उसको करेक्ट करने के लिए ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 30 की जो के फाइल है आप वो यूज़ कर रहे थे और 25 mm उसकी लेंथ आ रही है, तो आप 35 या 40 की फ़ाइल यूज़ करके आप 25 को 22, 23 जितनी आपकी वर्किंग लेंथ प्रॉपर थी वो आप डिटरमिन करके वो एक बड़ी फाइल से आप उसको कैनाल को तब प्रिपेयर करके आप उसको बाद में ऑब्चुरेट कर दें। लेकिन उसमें भी फिर आपने ऑब्चुरेशन भी लेंथ का ध्यान रखना है। बाज़ टाइम जैसे जो मिक्स डेंटिशन की स्टेज है उसमें कुछ पेशेंट्स आते हैं, उसमें टूथ की एपेक्स क्लोज नहीं हुई होती, डेवलपमेंट नहीं हुई होती, चूँकि अब इन्फेक्शन भी हो चुकी हुई होती है और पल्प नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है। तो पल्प रिमूव करने के बाद वो एपेक्स नेचुरली क्लोज नहीं होती, उसको फिर अपेक्सिफिकेशन उस प्रोसीजर को कहते हैं कि आप खुद से एपेक्स को क्लोज कराते हैं। तो उसमें आप बैरियर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे एमटी है, हाइड्रोक्सी एपिटाइट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाउडर, हाइड्रोक्सी एपिटाइट एंड मोर रिसेंटली एमटीए, ये आप यूज़ कर सकते हैं फॉर क्लोजिंग द ओपन एपिसिस। आगे मेजर जो आपका है ऑब्चुरेशन रिलेटेड मिसहैप्स, दो ही तरह के हैं, या तो आप ओवर एक्सटेंडेड फिलिंग कर देंगे एपिकल परफोरेशन की वजह से, या फिर आप अंडर एक्सटेंडेड फिलिंग करेंगे। उसके फिर अंडर एक्सटेंडेड फिलिंग के भी कॉजेज़ ये हैं कि आप या तो आपने मास्टर जीपी पॉइंट जो है वो ठीक से सिलेक्ट नहीं किया एक्यूरेटली जो फिट हो पूरी वर्किंग लेंथ पे, या फिर ऐसे होता है कि बाज़ टाइम आपकी इरिगेशन इतनी अच्छी नहीं होती जिसकी वजह से डेबरी एपिकल पोर्शन में पैक हो जाता है कैनाल के, वो आपको जीपी को आपके वर्किंग लेंथ तक नहीं पहुंचने देता। बाज़ टाइम पल्प की मौजूदगी भी आपकी अंडर फिलिंग की कॉज बन सकती है, जिसकी वजह से जीपी आपका मास्टर एपिकल लेंथ पे नहीं पहुंचेगा। रिकग्निशन का ये है कि आप पोस्ट ऑपरेटिवली रेडियोग्राफ के थ्रू आपको पता लगेगा कि आपका जीपी इधर एपेक्स क्रॉस कर रहा है या अंडर एक्सटेंडेड है। अंडर एक्सटेंडेड फीलिंग है, उसकी जैसे कॉजेज हैं, तो उस कॉज को आपने रिमूव कर देना है। अगर तो आपकी एक कैनाल प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुई हुई तो आपने वो फिलिंग मटेरियल निकालना है पोस्ट ऑपरेटिवली और अपनी फिर से प्रॉपरली कैनाल को प्रिपेयर करना है और फिर देन ऑब्चुरेट करना है कैनाल को। और एक्सटेंडेड फीलिंग का भी यही है कि आप उसमें ओवर एक्सटेंडेड फीलिंग में एक प्रॉब्लम ये आता है कि एट वंस जीपी पॉइंट नहीं निकाल पाते आप कैनाल से। अगर तो एट वंस निकल आता तो वेल एंड गुड है, वो टोटली जीपी आपका निकल आया। तो
बार टाइम एच फाइल यूज़ करने से आपके वो जीपी स्मॉल सेगमेंट्स की तरह ना वो निकलता है केनाल से, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और एक्सेस फिर ज़रूरत आ जाती है इस चीज़ की कि आप एपिकल सर्जरी करें और देन वो जीपी रिमूव करें। इस ऑब्जर्वेशन रिलेटेड मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आप ये कर सकते हैं, आप कैनाल प्रेप आपकी आपने डिटरमिन कर लिया कि आप कैनाल प्रेप कर चुके हैं, क्लीनिंग शेपिंग सब हो चुका है, तो जो आप मास्टर जीपी सेलेक्ट करेंगे वो एक तो आपने ये लाजमी जहन में रखना है कि आपकी जो मास्टर एपिकल फाइल है, आपका मास्टर जीपी पॉइंट भी वही आप यूज़ करें। लाइक अगर 30 mm की फ़ाइल आपकी मास्टर एपिकल फ़ाइल है जो आपकी पूरी वर्किंग लेंथ तक जा रही है, तो आप जीपी मास्टर 30 नंबर का सिलेक्ट करें। और मास्टर जीपी इंसर्ट करने के बाद उसको रूट कैनाल को सील करने से पहले आप एक बार एक्सरे कर लें, ताकि आप ये डिटरमिन कर लें कि आपकी ओवर एक्सटेंडेड या अंडर एक्सटेंडेड जीपी तो नहीं है। उस पॉइंट पे ये होता है कि आपने कैनाल सील नहीं की होती है, तो आप इजीली जीपी उसी वक्त रिमूव करके उसको कैनाल को फिर से प्रिपेयर करके दोबारा जीपी इंसर्ट करके कैनाल सील कर सकते हैं। आपको ये सब मसले मसाइल नहीं होंगे कि आप जीपी रिमूव कर रहे हैं तो एज अ होल जीपी निकल नहीं रहा और कुछ जीपी कैनाल में रह गया या एपिक्स क्रॉस हुई भी है तो वो उधर ही रह गया, आपको एपिकल सर्जरी करनी पड़े जिसके लिए। मिसलेनियस मिसहैप्स हैं ये, ड्यूरिंग इरिगेशन हो सकते हैं, और इंस्ट्रूमेंट एस्पिरेशन, इंजेक्शन, टिश्यू एम्फीसीमा। इरिगेंट रिलेटेड आपने एंड्रो के टॉपिक्स में जिधर इरिगेशन के सॉल्यूशंस आपने डिस्कस किए थे उधर पढ़ा होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड से ज़्यादातर सोडियम हाइपोक्लोराइड एक्सीडेंट उसका सोडियम हाइपोक्लोराइड एक्सीडेंट की वजह से टिश्यू एम्फीसीमा भी हो सकता है, जो सेकंड पॉइंट है। पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स होंगे, स्वेयर पेन होगा, स्वेलिंग हो सकती है। मैनेजमेंट ये है कि एंटी हिस्टामिन्स दें, आइस पैक्स, इंट्रामस्कुलर स्टेरॉइड्स, और स्वेयर केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। प्रिवेंशन ये है कि बिल्कुल आपने सेफ साइड पर रहना, नॉर्मल सेलाइन यूज़ करें, और अगर सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करते हैं तो साइड डिलीवरी नेडल्स यूज़ करें। आजकल एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम है जिसमें आप इरिगेशन के साथ साथ एक वैक्यूम क्रिएट करके कैनाल्स में आप इरिगेशन के साथ साथ उसको सक बैक भी कर रहे होते हैं उस सिस्टम के थ्रू। तो वो एक सेफ़ मेथड है कि आप सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करते हैं तो आप उस सिस्टम के थ्रू यूज़ करें। और एक और ये भी है सिंपल सा मेथड ये है कि आप जो इरिगेटिंग नीडल है उसको कैनाल में लॉक ना करें, पैसिव प्लेसमेंट करें, और फोर्सफुली आपने सोडियम हाइपोक्लोराइड इंजेक्ट नहीं करना। एक इसमें और चीज़ थी, जी तो ये भाई यार ये एक सेकंड, एक दो चीज़ें रह गई हैं इसमें। ठीक ठीक, वो मैं वही देख रहा था, मैंने कहा कि स्क्रीन ब्लैक हो गई थी। स्क्रीन आ रही है ना अभी? नहीं अभी नहीं आ रही, अभी ब्लैक शो हो रही है स्क्रीन। एक सेकंड में चेक करता हूँ। एक मिनट रुकिएगा बस, बस एक दो चीज़ें रह गई हैं तो ये भाई बस स्क्रीन लगाते हैं इंशाल्लाह, साथ रहिएगा बस। एक सेकंड में स्क्रीन करता हूँ। हाँ आ गई, अब आ गई, शो होगी। इसको बड़ा कर दें। ठीक ठीक। और अच्छा आपको जैसे अभी मैं अपने एंडोडोंटिक जो प्रोसीजर के दौरान मिसहैप्स या प्रोसीजरल एरर्स जिसको कह सकते हैं वो हो जाते हैं, तो पोस्ट ऑपरेटिवली वो कॉज बन जाते हैं एंडो फेलियर का।
तो उसमें जैसे आप अभी ऑब्जर्वेशन रिलेटेड पढ़ रहे थे कि आपकी इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशन है, इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशन आपकी हो सकती है या तो आपका इरिगेशन अच्छी नहीं है केनाल की, जिसकी वजह से डेबरी एपिकल पोर्शन में पैक हुआ है। सेकेंडली ये है कि आपकी केनाल प्रिपरेशन ठीक नहीं है एपिकल पोर्शन में। बास टाइम जैसे आपको बता रहा था कि लेज फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से पेटेंट केनाल से आउटसाइड मूव करता है इंस्ट्रूमेंट, तो उसकी वजह से आप ड्यूरिंग अगर आप उसको बाईपास लेज को करके इंस्ट्रूमेंटेशन करके एपिकल पोर्शन प्रिपेयर नहीं करते, तो आपका एक तो ये होगा कि ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन जीपी उस लेज में जाके स्टक करेगा, क्योंकि जीपी में कर्व केनाल्स में अगर तो बिल्कुल वो अनऑब्स्ट्रक्टेडली मूव करेगा तो वो एपिकल वर्किंग लेंथ तक अप्रोच करता है, वरना वो लेज में स्टक करके उधर ही आप ऑब्जर्वेट करेंगे उसको, तो उस ऑब्जर्वेशन के लेवल से नीचे एपिकल लेवल वो चूँकि अनक्लियर है, अगर प्रिपरेशन हो भी गई है, पल्प रिमूव हो भी गई है, तो विद टाइम वो एक बैक्टीरिया को स्पेस प्रोवाइड हो जाती है वहाँ पे कॉलोनाइज करके दोबारा से पेरी एपिकल एरिया में इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। दूसरा ये है कि आपकी जैसे एक्सेस ओपनिंग, आपको मैंने बताया था कि एक्सेस ओपनिंग के दौरान आप कोई कैनाल मिस कर सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपने चैम्बर वाइडली ओपन नहीं किया। मोलर्स के केस में ज़्यादा होता है जिसमें मल्टीपल कैनाल्स हैं, आप डिस्टल कैनाल मिस कर दी, मीजियल कर दी, कोई भी कर दी, उसकी वजह से ना वो प्रिपेयर होगी, प्रिपेयर नहीं हुई तो वो फिल भी नहीं होगी और वहाँ पे पल्प नेक्रोसिस स्टार्ट होगा और मतलब वो कैस्केड आगे चलता जाएगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। ये फिर आगे कॉज बन जाता है आपका एंडोफेलियर का। बाकी आपकी पुअर केस सिलेक्शन है जिसमें आपको, जैसे मैंने बताया था कि प्री ऑपरेटिवली आपने एक्सरे आपने प्री ऑपरेटिवली लाजमी करना है, ताकि आपको रूट्स का और इस सब का एक इमेज आपके सामने आ जाए। जैसे इसमें लिखा है कि एरर्स इन केस सिलेक्शन, जिसमें एक्सटर्नल बार टाइम ड्यू टू सम फैक्टर्स एक्सटर्नल रूट रिजॉर्प्शन हो रही होती है, तो जैसे ऑर्थो ट्रीटमेंट के दौरान रूट रिजॉर्प्शन कॉमन है, इस तरह ही बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें रूट रिजॉर्प्शन हो रही होती है। तो रूट रिजॉर्प्शन हो रही है, रूट कैनाल आप करते भी हैं, तो कुछ टाइम बाद वो एंडोफेलियर की तरह इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और आपने एंडोपेरियो लीजन्स पता नहीं आपने कवर अभी तक की हैं या नहीं की, एंडोपेरियो पेरियो एंडो लीजन्स आपको आइडिया तो होगा पेरियो के बाद। तो बाज़ टाइम ये होता है कि पेरियोडोंटल प्रॉब्लम लीड्स टू एंडो प्रॉब्लम। आपने एंडो प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट कर दी था कि, लेकिन पेरियोडोंटल प्रॉब्लम उसकी स्टिल परसिस्ट कर रही है, जिसकी जो सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह बन सकती है थ्रू एक कॉज इसमें और भी मिस ये हो रही है कि एक रूट में लैटरल कैनाल्स भी प्रेजेंट होती हैं, अगर वो भी प्रॉपरली सील ना हो तो वो एक बैक्टीरिया उसको कॉलोनाइज करने की स्पेस देती हैं, जो पेरिडोंटल स्पेस से आपके कैनाल सिस्टम एंटर कर सकते हैं। पेरी रेडिकुलर लीजन्स हैं, सिस्ट्स हैं, ये आपके एंडोफेलियर की तरफ टूथ को ले जाते हैं। या समटाइम्स ये होता है कि आपने जिस टूथ को ट्रीट किया है एंडोडोंटिकली, उसके एडजेसेंट कोई टूथ ऐसा है जिसके पेरीएपिकल एरिया में इतना स्वेयर इन्फेक्शन स्प्रेड कर चुका है कि वो एडजेसेंट टीथ की पेरिडोंटल स्पेस और पेरीएपिकल एरिया ये कॉम्प्रोमाइज़ करता है, जिसकी वजह से दोनों दांत आपके एक्सट्रैक्शन की तरफ चले जाते हैं। कांस्टेंट ट्रॉमा से ये है कि आप एक फैक्टर और है, एंडो ट्रीटमेंट करने से पहले हमेशा आपने डिटरमिन ये करना है कि आप एंडो ट्रीटमेंट के बाद आया कि आप इस दांत को क्राउनिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर तो आप क्राउनिंग एंडो ट्रीटमेंट के बाद उस दांत की नहीं कर सकते तो वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है आपके एंडो ट्रीटमेंट की, बिकॉज एंडो ट्रीटमेंट तो आप कर देंगे, एंडो ट्रीटमेंट करने के बाद डिहाइड्रेशन की वजह से टूथ ब्रिटल होता है, जिसकी तो जो ही उस ब्रिटलनेस की वजह से टूथ ऑक्लूजन में आने के बाद फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और बाद टाइम एक्सटर्नल कोई ट्रॉमा या पेशेंट ने कोई हार्ड किसी भी हार्ड चीज़ पे बाइट कर लिया, बाद लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स के वो ढक्कन खोलने की बहुत आदत होती है दांतों में दबा के, तो इस तरह के जो भी चीज़ें वो
आपके एंडोडोंटिक फेलियर की ही तरफ दांत को लेके जाएंगे ड्यू टू टूथ फ्रैक्चर। सो अब आई डोंट नो कि मैं समझा पाया हूँ इन चीज़ों को या नहीं, बट होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। तो ये भाई, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो यार अल्हम्दुलिल्लाह आपका लेक्चर बहुत अच्छा था आज का। काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई, पहले जो चीज़ें नहीं पता थी उनके बारे में भी पता लग गया कि इंस्ट्रूमेंटेशन के दौरान और जब हम कोई प्रोसीजर कर रहे होते हैं तो जिसमें हमारे दौरान जो गलतियाँ होती हैं उनको किस तरह देखा जा सकता है, सुधारा जा सकता है, तो ताकि हमारे से वो गलतियाँ ना हो पाएँ। अच्छा, मेरा एक सवाल बस ये था कि एक दफ़ा लेज है ना, लेज जो आपने शुरू में जी बताया था फॉर्मेशन, जी जी। वो उसका थोड़ा-सा एक दफ़ा दोबारा बता दें, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी बहुत फिट लगता था आपका। एक सेकंड मैं आपको स्क्रीन शो कर देता हूँ। ठीक हो गया। किसी और का कोई सवाल है तो नीचे प्राइवेट वो उसमें कहते हैं लाइव चैट में लिख दे, वो पढ़ लेंगे, और फीडबैक भी आज के लेक्चर की तैयब भाई को दे दी जाए। ये लेज फॉर्मेशन है यार फरूख। इसमें ये कर्व्ड केनाल है, ठीक है। जी, केनाल ये है, आपकी ऐसे जा रही है। स्क्रीन में शो हो रही है ना आपको स्क्रीन? सही हो रही, शो हो रही है। ठीक है। ठीक ये है, केनाल है आपके स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने की वजह से, या जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो, यूजुअली स्टेनलेस स्टील की जो फाइल्स होती हैं वो यूज़ करने से आपका जो इंस्ट्रूमेंट है बजाय वो इस डायरेक्शन में मूव करने के कर्व के साथ साथ वो आउटसाइड डायरेक्शन में मूव कर रहा है केनाल से, ठीक है। ठीक है, ये एक एल्बो सी, इधर ये जो एल्बो बन गई है ना, ये लेज है। ठीक है। मतलब कि हमने उस केनाल की शेप फ़ॉलो करनी थी, हमने उसको उस शेप को हाँ जी। फ़ॉलो नहीं किया तो ये बाहर इंस्ट्रूमेंट निकल गया। आपका इंस्ट्रूमेंट के फ्लेक्सिबल ना होने की वजह से आपने ये जो कर्व फॉलो करना था रूट कनाल का, ये फॉलो नहीं किया उस इंस्ट्रूमेंट ने, और इंस्ट्रूमेंट स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये जो एल्बो सी बन गई है ना, ये लेज है। इसको बाईपास करने का तरीका ये है कि आप उसी इंस्ट्रूमेंट को जो आपका स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट है या जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है, स्टेनलेस स्टील है, उसको आप पहले तो आप लेज को डिटरमिन करेंगे रेडियोग्राफ से। इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करें इधर और रेडियोग्राफ लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल पे लेज बन चुका है और किस डायरेक्शन में है। आया कि वो इस डायरेक्शन में तो नहीं है, इस डायरेक्शन में तो नहीं है, जिस भी डायरेक्शन में, मतलब अब इस डायरेक्शन में अगर लेज बन चुका है तो आपने सिंपली ये करना है कि आपने इंस्ट्रूमेंट को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में प्री कर्व कर देना है, ठीक। ठीक हो प्री कर्व गया। करेंगे और इसको बाईपास करके इस एरिया को आपने प्रिपेयर करके, आपने ये जितना ये डेंटिन का एरिया ना, ये भी प्रिपरेशन में इंक्लूड हो जाएगा। तो बजाय फिर नेक्स्ट टाइम जीपी या इंस्ट्रूमेंट इस डायरेक्शन में जाए, वो इस एरिया के इंक्लूड होने की वजह से वो इसी डायरेक्शन में जाएगा एपेक्स तक। जी। तो ये भाई इसके अलावा ये था कि काफ़ी हमारा सबका ये एक सवाल है कि ना, आप ये टॉपिक कहते हैं हमें बुक से किधर से पढ़ना है, और इसकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी वेटेज है, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बहुत ये भी बता दीजिए। यार इसमें दरअसल पूरी एज अ होल जो एंडो है ना, उसके कोई लाइक 2 या 3 क्वेश्चंस होते हैं सीक्यूज में ऑपरेटिव के, ठीक है, पूरी एंडो में से। मतलब उसमें से मैं आपको बताऊं ना, एक जो क्वेश्चन है वो लाजमी आता है आपका ये शुरू, मतलब डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट प्लानिंग। और इससे ना, जैसे आपने एंडो के उसमें कवर किया होगा ना, जिसमें वो लीजन्स आपने कवर किए नहीं, कि पेरियो एंडो, एंडो पेरियो लीजन्स, और जी, ये जी, हमें की जी, डायग्नोस्टिक जी। ट्रीटमेंट प्लानिंग ये सारी कर ली हैं। हाँ, ये की थी, कर लिया है, हाँ, इवन कर मतलब लिया। ये क्वेश्चन लाजमी आता है उसमें से कि डायग्नोसिस करें, ट्रीटमेंट प्लानिंग करें, सिनेरियो आया हुआ होगा कोई भी। उसके अलावा फिर डिपेंड करता है बाकी आपका कि एंडो में से वो क्या पूछ लें। 2 या 3 ठीक, क्वेश्चन आते हैं पूरी एंडो में से। मेजर जो आपका ठीक, पोर्शन है ना ऑपरेटिव में, वो आपका पोर्शन है वो कैविटी और रेस्टोरेशन वाला मेजर पोर्शन है। ठीक, ठीक, और उसके अलावा क्राउन एंड ब्रिज का पोर्शन
पीड्स में से शायद 1 क्वेश्चन आता है या 2 क्वेश्चन आते हैं। सही। मतलब जी। वेटेज जो ज़्यादा है वो आपकी उधर रेस्टोरेशंस की, कंपोज़िट की, अमेल्गम और कैविटी डिज़ाइन्स, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट प्लानिंग, इंस्ट्रूमेंट्स, ये मेजर पोर्शन है। जो एंडो एज़ अ होल एंडो है ना, जितना भी लम-सम सब कुछ है, उसमें से सिर्फ़ हाँ। 2 क्वेश्चन या 3, मतलब मैं एग्ज़ैक्टली रिमेंबर नहीं, ये 2 या 3 क्वेश्चन्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक, ठीक। चलिए, थैंक यू तैयब भाई, आपने मतलब इतना अपना कीमती वक़्त में से हमें टाइम दिया। हम सारे मतलब सब पूरी क्लास की तरफ से और मैं सारों की तरफ से आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। आपने मतलब क्लिनिक का भी टाइम आपने करना होता है और फिर भी आपने आज हमें 1 घंटा दिया, तो थैंक यू तैयब भाई। बस ये नहीं, था कोई कि बात नहीं। इंशाल्लाह आगे कभी फिर आपकी हेल्प की ज़रूरत हुई तो फिर हम आपसे ज़रूर फिर राब्ता करेंगे। हाँ, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू तैयब भाई। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।